जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इसमें हम लोग क्विज सीरीज पर अध्ययन करेंगे जो सामान्य अध्ययन से संबंधित, जो जीके जीएस जो एग्जाम में पूछता है उसी से रिलेटेड है। इसमें जो है ना, मतलब चैप्टर वाइज अभी हम इतिहास और साइंस को लेकर के चल रहे हैं। अगर आप साथ जुड़े रहिएगा तो इतिहास मोटा मोटी मान के चलिए 17 से 18 क्विज में इतिहास खत्म हो जाएगा और पूरा साइंस घटना चक्र का होगी। अगर इसको आप कंट्रोल कर लेते हैं तो समझिएगा एग्जाम में आप बहुत अच्छी स्थिति में रहिएगा, क्वेश्चन पर पकड़ जबरदस्त रहेगा। इसमें प्राचीन भारत के इसमें 2 अध्याय, मतलब एक्सरसाइज दो एक्सरसाइज प्राचीन भारत के रहते हैं, मध्यकालीन भारत के भी 2 अध्याय रहते हैं, आधुनिक भारत के भी 2 अध्याय रहते हैं। जिसमें अभी चल रहा है प्राचीन भारत का अध्याय 2 है, मध्यकालीन भारत का अध्याय 2 और आधुनिक भारत का अध्याय 3 और अध्याय 4 के जितने सारे घटना चक्र में प्रश्न है ना, 2-4-5 प्रश्न छूट इधर उधर हो सकता है, तो जो नॉर्मल रहता है तो उसको आप माइंड नहीं करिएगा। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं कहीं जरूरत नहीं, एक बार आप फाउंडेशन कर लिया, पढ़ लिया, नहीं भी पढ़े ना, लगातार आप क्विज के माध्यम से अध्ययन करते रहिए, आप अच्छी स्थिति में रहिएगा। प्रारंभ में आपको आंसर देने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, तो याद रखिएगा किसी को आप दू के गिरफ्तार करके देख लीजिए ना, आधा 1 घंटा में लगभग आपका 500 क्वेश्चन तैयार हो जाता है, तो कम बात थोड़ी ना है। तो आप एक बार 2 बार करके देख लीजिए, कंट्रोल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः किस पर आश्रित है? क्यों विलक्षण माना जाता है? क्योंकि संस्कृति पर, की अर्थव्यवस्था पर, की धर्म पर, की विज्ञान पर। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था पर। मतलब अर्थव्यवस्था मतलब जैसे जैसे परिवर्तन हुआ है अर्थव्यवस्था में, समाज जिस तरीके से लगातार हम अपने संस्कृति में लगातार परिवर्तन होते रहा है, जिस जैसे जैसे परिवर्तन रहा है उसी अनुसार से मनुष्य के जीवन शैली में भी परिवर्तन हुआ। जैसे पहले खाद्य को संग्रह करता था, फिर खाद्य संग्रह हुआ, कृषि उत्पादन हुआ, उद्योग हुआ, इसी आधार पर उसमें लगातार मतलब अर्थव्यवस्था के विलक्षण दिखाई दिए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा निम्नलिखित सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता की मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता हड़प्पा के समकालीन थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक युग, आदि ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, उत्तर ऐतिहासिक युग। इसका आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग। मतलब सिंधु सभ्यता में हमें लिपि प्राप्त हुई है जो कि भाव चित्रात्मक, उसको पढ़ा नहीं गया, अनुमान लगाया गया, कुछ ना कुछ उसमें लिखा हुआ था, इसी कारण से उसे आदि ऐतिहासिक युग कहा गया। मतलब लिपि है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। वह उसकी अपनी लिपि थी, कि उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, कि उसका विस्तार नर्मदा नदी के तट पर। वह एक नगरीय सभ्यता थी। गैर आर्य थी क्योंकि वह एक सिंधु सभ्यता किस प्रकार की थी? नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। और आर्य मुख्य, आर्य जो आए थे ना, आर्य का मतलब गैर आर्य, आर्य से रहित। आर्य मुख्यतः वैदिक सभ्यता में आए थे और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और यहाँ गैर आर्य, आर्य नहीं उस समय, तो इसलिए उसको नगरीय सभ्यता कहा गया। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्व का कारण क्या है? नगर नियोजन है। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, उसको उससे अलग, सॉरी लिपि है कि नगर नियोजन है, तांबा है, मृद भांड है। यहाँ मृद भांड हम इसको रख सकते हैं। मतलब यहाँ कहते हैं आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में है ना, काले रंग के लाल मृद भांड मिले हैं। इसमें मिले हैं काले रंग के लाल मृद भांड मिले हैं काले रंग के। और उसमें आर्य सभ्यता में हमें धूसर मृद भांड मिले। कैसे मिले हैं? धूसर एवं चित्रित मृद भांड मिले हैं। धूसर एवं चित्रित मृद भांड मिले हैं। अगला जो देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, कि इसके पास चित्रलेखनीय लिपि थी, कि इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव। तो सब सही लगता है कि उपयुक्त सभी, इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दी, उपरोक्त सभी। मतलब सारी इसमें क्या है? सारी सभ्यता है। और जहां तक कि लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव, लोहे का जो ज्ञान था ना, वह वैदिक सभ्यता से स्टार्ट हुआ था। सिंधु घाटी नहीं, वैदिक सभ्यता से स्टार्ट हुआ था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी, शिलालेख की पकी मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख की पुरातात्विक खुदाई की उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख जानकारी पुरातात्विक खुदाई से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? देखिए क्विज फॉर्मेट में भी आप इसका जवाब देते चलिए। ऑप्शन है शिलालेख, पुरातत्व संबंधित खुदाई, बर्तनों के मुहरों पर लिखावट की धार्मिक मुहर। इस पे हो जाएगा पुरातत्व संबंधित खुदाई। अभी तुरंत प्रश्न आया है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई क्या है? वहाँ गोहरे हैं कि बर्तन, जेवर, हथियार, औजार है कि मंदिर है कि इसमें लिपि है? तो वहाँ जो है ना, यहाँ जो है गोहरे क्या होता है? विभिन्न स्थल से खुदाई से जो मुहरें प्राप्त करता है ना, उसी को गोहरे नहीं है, मोहरे हैं, सॉरी। विभिन्न स्थल से जो मोहर प्राप्त किया गया है ना, तो लगभग 3000 से अधिक मोहर प्राप्त किया गया है यहाँ से। तो इसी से अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ मतलब वहाँ के निवासियों की सभ्यता जानने का मूल स्रोत था वह। वहाँ हड़प्पा सभ्यता उत्पत्ति के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा? देखिए M.A. रफीक, यह है हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा। और यह देखें J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, की मार्टिमर, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार पर प्रवास, की आनंद मलघोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चांदी की उपलब्धता की यह बात बोलता है
हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत के ताम्र संस्कृति से, कि वैदिक सभ्यताओं से, चांदी के आहत सिक्के से। इसमें हो जाएगा आंसर हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा वासी को चांदी की जानकारी एवं हड़प्पा वासी विधिवत इसका प्रयोग भी जानते थे हड़प्पा वासी, इसलिए जो मुख्य रूप से जो है ना जावर और अजमेर से चांदी के बहुत सारे सिक्के मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो प्रारंभ यह जो है ना मुख्यतः लाल रंग का उपयोग होता था बर्तन पर। बर्तन वो भी डिजाइन रहता था नहीं, बिना डिजाइन किया हुआ, बिना डिजाइन था। और ये जो बर्तन पर मुख्य रूप से था ना वह यह चित्रित होता था किसका? मिट्टी प्लस रेत का मिश्रण से जो है ना, मिश्रण को पकाने के बाद भूरे लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता था रंग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ तो उत्तर है पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक आर्य काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से। इसका आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य से, मतलब सैंधव सभ्यता से मूर्ति पूजा प्रचलित थी। कहां से? सैंधव सभ्यता से, याद रखिएगा सैंधव सभ्यता से यह प्रचलित थी, मूर्ति पूजा सैंधव सभ्यता से ही प्रचलित थी। इसके साक्ष्य में अनेक मातृ देवी की मूर्तियां, मुहरें सब मिले हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? निरूपण नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ? तो गाय का नहीं हुआ है, हाथी का, गेंडा का, बाघ का, और इसमें साथ में हिरण भी ले लीजिए और भैंसा ले लीजिए, इस सब का हुआ है, तो गाय का नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो यहाँ चहुंदरो है कि कोटदजी है कि सौगोड़ा है कि देसलपुर है? तो इसमें हो जाएगा आपका हड़प्पा स्थल नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका मुख्य सौगोड़ा, जो यूपी में है। और सौगोड़ा किस नदी के किनारे? ताप्ती नहीं, याद रखिएगा, राप्ती नदी के किनारे पूछा जाता है। और चहुंदरो और कोटदजी जो है ना ये हड़प्पा स्थल हैं। और इसी के साथ अपना जो क्विज, अपना जो लगातार क्विज सीरीज करके प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जिसमें 1 से 3 तक क्विज दिया गया है, उसको आप अध्ययन कर लीजिए निश्चित रूप से। कितना आपका आधा 1 घंटा का रहता है, तो उसमें दूसरा का रफ्तार लगाइएगा तो लगभग आधा घंटा के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा, इसलिए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए, यही आपको सफलता दिलाएगी। उसके बाद प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज के लिए सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। प्राचीन स्थल है, पुरातात्विक खोज है, जैसे लोथल से यहाँ पे जो पूछ रहा है ना, तो लोथल से जैसे क्या मिला है? लोथल से आपका गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। कालीबंगा, तो कालीबंगा से हमको क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। और धौलावीरा और बनावली 2 चीज़ है, तो धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से मिला आपका ये क्या कहते हैं, धौलावीरा से मुख्य रूप से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनावली से पक्की मिट्टी के बने शिलालेख हमें कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई, जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? जुता हुआ खेत कालीबंगा। अधिक अभ्यास करते रहिए, क्वेश्चन वही रिपीट कर रहा है, आपके मन मस्तिष्क में सब वो छप जाएगा, समझे कि नहीं? अब पढ़ना है तो ढंग से पढ़िए, वो टाइम पास ही नहीं कि 10 मिनट देखे और काम करते हैं फिर देखेंगे, नहीं, कंसंट्रेशन होकर के आप लगातार वीडियो को देखिए, उसके क्वेश्चन का साथ साथ में जवाब दीजिए। आपकी पढ़ाई ये है, पढ़ाई होते रहेगी, टाइम पास मत करिए, बढ़िया से पढ़िए। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए बोलता है। समाधान आर जो है ना कब्रिस्तान है, R37, और यह गोदीवाड़ा, अभी तुरंत बताया गोदीवाड़ा कौन सा है? लोथल से मिला है। उसके बाद जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। नर्तक की कंस मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है। और समाधान कहाँ से मिला है? हड़प्पा। इस तरीके से तैयार करिए, हो जाएगा। इसमें तो 3 तो पहले रिपीटेड, इतने दूर में आ गया। ये करने के बाद आप सेट प्रैक्टिस जो है बिहार दरोगा का सेट जो है ना प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वो सब चला रहे हैं, तो आप उसमें बनाते रहिए, देखिएगा इससे क्वेश्चन बहुत सारे प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है, तब इसका आपका वैल्यू पता चलेगा। आप सेट मारिए ना इसको तैयार करने के बाद, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, देखिए यहाँ से कितना टली हो रहा है। झुट्टे का कोचिंग सेंटर के चक्कर में लगातार पढ़, हम ये नहीं कहे मत पढ़िए, ये अंधा हो मत पढ़िए, अपने तरीके से स्ट्रेटेजी बना के पढ़िए, उसका रिवीजन करिए, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पूछा हड़प्पा, सब देखिए यहाँ सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें मिलान करिए। जैसे हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या है? हस्तिनापुर किस नदी किनारे है? गंगा नदी के किनारे पे है। उसके बाद है आपका क्या कहते हैं, नागा अर्जुन गोंडा किस नदी किनारे? कृष्णा नदी का। और पैठन किस नदी किनारे? गोदावरी नदी किनारे हैं। सुमेलित 1 के साथ दूंगा। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और जिस नदी पर अवस्थित है, जैसे हड़प्पा है वह रावी नदी के किनारे पर है। उसके बाद क्या है? काली है, तो काली क्या? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है ना। काली क्या होता है? काला रंग का घघरी होता है, घग्गर नदी किनारे है। लोथल है, लोथल कौन सा? लोथ आदमी भाग नहीं पाता है, भोगवा नदी किनारे है। और रोपर सतलज नदी पर बैठ करके रोपर आंसू बहाव के सतलज नदी पर रोया। फिर से एक बार, हड़प्पा किस नदी का? रावी नदी। काली कौन सा? घघरी होता है, काली घग्गर नदी का। लोथल आदमी भाग नहीं पाता है, भोगवा नदी किनारे। रोपर कहाँ? सतलज नदी किनारे। हड़प्पा किस स्थल के किनारे स्थित है? रावी नदी के। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से? मौसे महान तो मौसे मोहनजोदारो। इस तरह का न्यूमेरिकल ट्रिक आपको मिलते रहेंगे। विशाल स्नानागार किस पूरा स्थल से प्राप्त है? विशाल स्नानागार, विशाल मतलब महास्नानागार, याद रखिए, महास्नानागार, महान्नागार, धान्यागार, लग रहे मोहनजोदारो। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? व्यापार और वाणिज्य उन्नत देशों में था। असत्य की बात कर रहा है।
कि मातृ देवी के सही है, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यह वैदिक सभ्यता में आकर के लोहे के सभ्य से परिचित हुए थे, मतलब आर्य आ गया था इस समय। और सिंधु सभ्यता गैर आर्य मानी जाती है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है, लेकिन कूट वाला है। देखिए मोहनजोदारो हड़प्पा सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख शहर थे, सही है। अपने कृषि संबंधी ये क्या कहते हैं, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी सही है। अपने उद्योगों के लिए और अपने उद्योग था, कृषि संबंधित कार्य था और समुचित उद्योग था, जिसका सही है। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, यहाँ पे क्या है सुमेलित नहीं है दिया, सामने में कौन जगह सुमेलित नहीं है उसको आपको देना है। जैसे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात सही है, भोगवा नदी, काली घग्गर नदी किनारे, काली कहाँ पे है, घग्गर नदी किनारे है। और ये कालीबंगा जो है ना, घग्गर नदी कहाँ, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला, हरियाणा नहीं होगा, राजस्थान हो जाएगा, रोपड़ पंजाब, ठीक है। और निम्न में कूट एक का कूट एक के दो के साथ में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए सभ्यता कौन सा केंद्र उत्तर, अच्छा यूपी में कौन सा है, यही पूछ रहा है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी में कौन सा है जी, यूपी में आलमगीरपुर यूपी में, हुलास यूपी में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जब भी नहीं वाला प्रश्न आए तो इसको इसे बोल जाइए। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कि दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कि बनावली हरियाणा में है, कि राखीगढ़ी कहाँ है, राजस्थान में है। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से राखीगढ़ी राजस्थान में, यही सुमेलित नहीं है। तो यह घग्गर नदी किनारे और 1969 में सूरजमान ने इसकी खोज किया था। फिर यहाँ सूची 1 का फिर सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए बोल रहा है। जैसे मांदा कहाँ है, तो मांदा जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। मांदा में भी, और दैमाबाद कहाँ है, दैमाबाद आपका क्या कहते हैं, मांदा जम्मू कश्मीर, और दैमाबाद कहाँ है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा आपका राजस्थान में, और राखीगढ़ी कहाँ है, हिसार के हरियाणा जिला में, याद रखिएगा। और हिसार के कहाँ पे है, हरियाणा जिला में है, हिसार के कहाँ पे, हरियाणा जिला में है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 का सूची के 2 के साथ में मिलान करने के लिए बोल रहा है। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा पहला नंबर बहुत अगला देख लेते हैं। मांदा कहाँ है, मांदा है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद पांडरी क्या कहते हैं, पांडरी कहाँ है, मांदा है जम्मू कश्मीर। और उसके बाद पांडरी और हुलास की बात कर रहा है ना, इसमें जो है ना मांडा है आ जाएगा जम्मू कश्मीर में, पांडरी आ जाएगा कहाँ पे, गुजरात में है। हुलास कहाँ पे है, हुलास राजस्थान में है। तो ये शायद ये हरियाणा, तो यही होगा, सर प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है, कौन सा सिंध में अवस्थित है। तो सिंध में हड़प्पा है कि चहुंदरो है, कि मोहनजोदारो है, कि सुतकोटदा है। तो इसमें सिंध की बात कर रहा है ना, सिंध की जब बात कर रहा है तो आपका हो जाएगा चहुंदरो भी है सिंध में, और मोहनजोदारो, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदारो और चहुंदरो ये सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में पाकिस्तान में, याद रखिएगा। दिए गए कूट में से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए, सही उत्तर, अच्छा इसमें हो जाएगा 2 और 3। मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चहुंदरो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया, चहुंदरो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया, JH मैके साहब ने दिया था। सर्वप्रथम इन्होंने दिया था, कब दिया था, 1931 ईस्वी में। और NC मजुमदार ने 1935-36 में मैके का उत्खनन के कारण बने थे। NC मजुमदार ने मैके का उत्खनन मतलब एक तरह से करवाया था मैके के साथ मिलकर के। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में पूछ रहा है सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है। तो हड़प्पा है ना, पूरा आप देखिए, पूरा का जवाब दीजिए, कितना आपका सही होता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव का हमें हमेशा इंतजार रहता है, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो आपको आगे अच्छा लग रहा है तो आप अपने वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम और हमारी टीम आपके लिए अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। जानते हैं क्वेश्चन को टाइप करने में टाइम लग रहा है, इसलिए आपका बीच में 1 दिन का क्विज का गैप हो गया, तो आप गैप में रेस्ट मत करें। जो पिछला क्विज है ना उसी को आप पूरा एक बार देख लीजिए, काफी फायदा में रहिएगा। अधिक से अधिक प्रश्न का अभ्यास करिए, वही आपको सफलता दिलाएगी। ये घटना चक्र का है, बस जितने सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संग्रह है, कहीं से प्रश्न बनता नहीं है, प्रीवियस ईयर प्रश्न ही उठाया जाता है एग्जाम में। तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर की बात करें, जहाँ हड़प्पा की समकालीन कहाँ है, सौराष्ट्र में है रंगपुर। सौराष्ट्र मतलब ये सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। देहरी एक परिवर्ती हड़प्पाकालीन पुरास्थल है, देहरी एक परिवर्ती हड़प्पाकालीन पुरास्थल कहाँ का, पंजाब का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, सिंधु सभ्यता का मुख्य रूप से वह कौन सा स्थल है सिंधु सभ्यता का, वह लोथल है, जो गुजरात के अहमदाबाद में। हड़प्पा और मोहनजोदारो पाकिस्तान में, यह कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। और हड़प्पा प्लस मोहनजोदारो ये कहाँ पे है, ये पड़ता है पाकिस्तान में। अगला सवाल है, वह हड़प्पाकालीन नगर जिनका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था, किस स्थान पर स्थित है, हड़प्पाकालीन स्थल है। यह जो हड़प्पा जो है ना मुख्य रूप से वह कहाँ पे है, तो आपका यह भोगवा नदी, यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो यहाँ भोगवा नदी पे है, लोथल भोगवा नदी। हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ है, लोथल है, लोथल किस नदी किनारे, याद रहे, लोथ आदमी भाग नहीं पाया तो भोगवा नदी किनारे है, ये गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर मुख्य रूप से जो इसमें आता है, इसमें लोथल आता है, जो कि भोगवा नदी के किनारे है, और यह गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है, याद रखेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो हल का टेराकोटा मुख्य रूप से हल से कुछ चीज बनाया जाता है तो बनावली से प्राप्त हुआ है, और बनावली कहाँ, यह हरियाणा में है, यह हरियाणा
नाम है बनावली। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपर, लोथल, पाटलिपुत्र नहीं है। भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वृहत स्थल पूछा जाएगा भारत में तो आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा? सबसे बड़ा अगर भारत का हड़प्पा स्थल पूछा जाएगा तो याद रखिए राखीगढ़ी। अभी आपको तुरंत बताएं, यह सबसे बड़ा राखीगढ़ी और धौलावीरा, ये दोनों है। तो उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, तो वह किस नदी के तट पर सिंधु घाटी की सभ्यता बसी थी? तो इसका जो मुख्य रूप से हो जाएगा यह क्या कहते हैं, सिंधु नदी के तट पर थी, चेनाब नदी, झेलम नदी। मतलब सिंधु, चेनाब और झेलम। ऑप्शन गंगा नदी का कोई जिक्र नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? तो यह मुख्यतः आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली, मातृशक्ति में। तो यहाँ हालांकि दिया नहीं, क्योंकि वहाँ उस समय जो लिपि था वह उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इस आधार पर हम नहीं बता सकते कि यह किस में था। इस प्रश्न का जवाब, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मुख्य रूप से सिंधु घाटी के लोग। तो मोहनजोदारो से एक हमें मुहर प्राप्त हुआ है, तो मुहर पर एक योगी की आकृति का चित्र बना हुआ है, तो उसको पशुपति माना गया, शायद पशुपति होंगे वो। मोहनजोदारो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों का। इसका जो आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल साहब थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता को, उनका नाम क्या है? रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता रखाल दास बनर्जी और दयाराम, बिल्कुल यही सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा जो है दयाराम साहनी, लोथल जो है को क्या कहते हैं राव साहब ने, सुतगोटदा जेपी जोशी साहब ने, और धौलावीरा वीके थापर। वीके थापर नहीं था, उसके यह आर एन बिष्ट था। कौन था? आर एन और बिष्ट। कौन था? आर एन बिष्ट था धौलावीरा का। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया हुआ कौन सा था? तो वह मुख्यतः कि एक कनिंघम साहब थे। कौन थे? कनिंघम साहब थे, भारतीय इतिहासकार थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो को उत्खनन से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है उत्खनन से संबंधित कौन नहीं है? आर डी बनर्जी, यहाँ पे क्या है? आर डी बनर्जी की, वी एच वत्स दीक्षित की, बी ए स्मिथ। हड़प्पा और मोहनजोदारो उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो बी ए स्मिथ वह कौन है? भारतीय इतिहासकार है। अगला प्रश्न जो देखते हैं, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों से कुआं के अवशेष मिले? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदारो। यह भी जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न है ये थोड़ा सा वो है, कंफ्यूजन टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे जो कुओं का स्थल हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश घरों से मिले, कोई एक पार्टिकुलर जगह नहीं था, हर जगह से ये चीज़ मिला हुआ था। भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, सबसे पहले नगरीय संस्कृति थी 4, नगरीय संस्कृति के बाद क्या था? लोहे का हल मिला था, उसके बाद हमें आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, फिर एक सोने के सिक्के थे। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। किस धातु का प्रयोग पहले बार किया गया था? तांबा का। हाथी दांत बड़े पैमाने के संदर्भ में मिला है कहाँ से? हाथी दांत कालीबंगा से, लोथल से, धौलावीरा से, कि बनावली से। यहाँ से हाथी दांत, हाथी लोथ होता है, इसलिए लोथल से ही मिला है। हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन से तांबा से, स्वर्ण से, चांदी से, कि लोहा से? किस प्राप्त नहीं हो? तो लोहा से प्राप्त नहीं है, वैदिक सभ्यता का यह चीज़ है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है? यहाँ पे कौन सा घग्गर है ना, तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों पर स्थित कौन सा जगह है? तो वह बनावली है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। कि हड़प्पा सही है, कि हड़प्पा के लोगों ने शहरों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है ना, तो 1 और 2 सही है। उसके बाद मोहनजोदारो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, यह कारण कथन वाला ये क्वेश्चन आ गया कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपरोक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका है कि ये दोनों तो सही है, खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे इसके अवशेष, लेकिन कारण सटीक नहीं पता रहा है, तो ए और बी सही है, किंतु कथन कारण स्पष्ट नहीं है। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? शैलकृत के स्थापत्य जो है ना, मुख्य रूप से प्रथम बड़ी बस्ती, अगर यहाँ धौलावीरा से, सिंधु घाटी में प्रथम बड़ी बस्ती कौन सी है? राखीगढ़ी जो है ना, राखीगढ़ी हुआ प्रथम बड़ी बस्ती, और दूसरी सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है? धौलावीरा है, याद रखिएगा। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। उसके बाद कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? 3 भाग का बात कर रहा है हड़प्पीय नगर, तो यह मुख्य रूप से कौन सा था? तो यह रूप से धौलावीरा था, जिसमें एक किला होता था, किला के बाद मध्य नगर होता था, और मध्य नगर के बाद आपका होता था निचला नगर रहने सहने के लिए, उसके बाद किला सुरक्षा के लिए। निम्नलिखित में से कौन से स्थान में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? से किस स्थान में? मोहनजोदारो की, संघोल की, कालीबंगा की, धौलावीरा। इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा से। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचलन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था? संबंध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। किसमें? नहरों के माध्यम से धौलावीरा में प्रवाहित किया गया था। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, कच्छ के रण में है। उसके बाद एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो? उन्नत जल प्रबंधन की बात आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, याद रखिएगा धौलावीरा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थल से द्वि सब संस्करण यानी डबल वरियल का प्रमाण मिला है? द्वि सब संस्करण का प्रमाण मिला है
कुतानसी से, धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से, जवाब दीजिए। तो इसका जो मुख्य रूप से जो आपका आंसर जो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया नहीं है क्योंकि युगल समाधान बहुत जगहों पर से मिला है, तो इसका आंसर तो लोथल भी सही है और कालीबंगा भी सही है, क्योंकि 3 समाधिकरण, लोथल में हमको 3 युग वाला सब मिला है और कालीबंगा में 1 युगल समाधिकरण के भी साक्ष्य मिले हैं। इस आधार पर हम तो दोनों के साथ जाएंगे, मतलब जो है ना, यह प्रश्न जो है थोड़ा कंफ्यूजन दे रहा है। हड़प्पा स्थल सगौली अभी हाल ही में उत्खननकर्ता को प्राप्त हुआ है, यह मुख्य रूप से कहाँ है, यह प्राप्त हुआ क्या, वहाँ से प्राप्त हुए, मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है, मंडी पूछ रहा ना, तो भारत के किस राज्य में, मंडी मुख्य रूप से भारत के उत्तर प्रदेश में है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, कहाँ पर किया गया था, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, अमेरिका, भारत में, इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को का सही चित्रण करते हैं। उसके विशाल महल और मंदिर होते थे, कि वे देवी देवताओं नदियों की पूजा करते थे, कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, दिए गए। तो इसमें जो मुख्य रूप से जिसका आंसर हो जाएगा कि वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सही बात है। मंदिर अब सबके प्रमाण, वहाँ कोई विशाल मंदिर ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। यह प्रमुखता मतलब भौतिक, यार लौकिक तो वर्ड नहीं होगा, सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते, तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसके संबंध में पूछ रहा है ना, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विस्तृत वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है। वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मतलब कुबर वाला, मतलब बैल वाला, तो यह मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहारों पर नहीं मिलता है, बैल का, हाथी का, घोड़ा का, कि भेड़ है, मेरन है, भेड़ है, किसका अंकन नहीं मिलता है, तो इसका मुख्य रूप से जो आपका आंसर हो जाएगा घोड़ा का अंकन नहीं मिलता और लगभग सबका है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त नहीं है, शेर, घोड़ा, गाय, हाथी, किसके अवशेष प्राप्त नहीं है, तो मुख्य रूप से जो है इसमें क्या कहते हैं, शेर के अवशेष प्राप्त नहीं है। बाघ, चीता के अवशेष तो मिले हैं लेकिन शेर के नहीं। उसके मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से, सिंह युक्त देवता मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं ना, तो यह कहाँ से प्राप्त हुई है, मुख्य रूप से कालीबंगा से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। नील नदी के तट पर कहा था, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। अगला, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रमानुसार व्यवस्थित करें, इसको पूछ रहा है। तो इसमें पहले था एटजेक, उसके बाद माया की, मुइस्का की, इंका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले ए, उसके बाद एम, उसके बाद एम, उसके बाद फिर आई। एटजेक, एम आई याद रखेगा। उसके बाद लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी लेखन कला, जिसमें विकसित हुआ था, वह थी सुमेरियन की सभ्यता, याद रखेगा। इसमें जितने सारे प्रश्न पूछे गए वो सब प्रश्नों का संग्रह से कंप्लीट करा दिया गया है। अब चलिए मध्यकालीन भारत का अध्याय 2 का स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर इसका कालखंड देखा जाए तो 1206 से 90 तक था। वह तुर्क सुल्तान था और दिल्ली के, वह कौन सा सुल्तान था, तुर्क सुल्तान था और दिल्ली का मामलुक सुल्तान था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का अगर कहा जाए तो वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। और इसने अजमेर में 2.5 दिन का जोपड़ा और दिल्ली में कुतुब मीनार का काम प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला कहलाता था, तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए फैकरा में कहा जाता है कि ज़्यादा कुतुबुद्दीन ऐबक बनने का कोशिश नहीं करो। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना, यह एक प्रकार का क्या है, यह मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, कुतुबुल इस्लाम है दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसको प्रसिद्ध कुतुब मीनार निर्माण में योगदान नहीं दिया था, किसने दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इल्तुतमिश ने उसका मरम्मत कराया था। गयासुद्दीन तुगलक ने, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने है ना, जो मुख्य रूप से जो वहाँ क्या कहते हैं, फिरोज शाह चौथी मंजिल जो है ना वह टूट फूट हो गया था, तो उसको फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल की जगह दो और मंजिल बनवा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, यह राजधानी थी लाहौर। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। उसके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी थी। कि पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यादौला के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हुई थी। कि बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेर डालते समय उन्हें चोटें लगी, जिस कारण बाद में उसकी मृत्यु होगी। चौगोन की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में व्यवस्थित किया था, तो वह दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में इल्तुतमिश ने व्यवस्थित किया था, याद रखिएगा। ऐबक ने मुख्य रूप से लाहौर प्रशासन के दृष्टिकोण से लाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली जो है ना व्यवस्थित किया था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था, वह मुख्य रूप से इल्तुतमिश हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो मुख्य रूप से दिल्ली राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित किया था? दिल्ली था वह था इल्तुतमिश, लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक के समय वो राजधानी हुआ करता था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को वास्तविक शासक माना जाता है। मतलब इसको सुल्तान की पद गौड़ी से नहीं लिया था, इसने सुल्तान का पद उस समय के खलीफा से उसने सुल्तान का पद लिया था और कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम सुल्तान इसे माना जाता है। और भारत में तुर्की राज्य को इसने संगठित किया था, मंगोल आक्रमण से भारत को बचाया था और सुल्तान पद इसने वहीं से वंशानुगत कर दिया था, किसने? इल्तुतमिश ने कराया था। उसके गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि वह गौड़ी ने खरीदा था और बाद में गौड़ी ने अपनी पुत्री मोहम्मद गौरी के पुत्री से इसने शादी किया था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका मानी जाती है? तो रजिया सुल्ताना को मानी जाती है। इसका कार्यकाल 1236 से लेकर के 40 तक हुआ करता था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? मंगोल आक्रमणकारी, तो यह जो है मुख्य रूप से इल्तुतमिश के समय में ही यह मंगोल आक्रमणकारी हुआ था और उसका नाम उस समय मंगोल शासक था जिसका नाम तेमुचिन हुआ करता था। और उस समय का भगौड़ा जो था ना, ख्वारिज्म जो है कि युवराज की खोज में, मतलब ख्वारिज्म का युवराज कौन था? मांगबरनी, उसकी खोज में वह सिंधु तक पहुंच गया था, ख्वारिज्म का मांगबरनी की खोज में। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? तो यह मुख्य रूप से इल्तुतमिश था। उसके किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए थे? तो वह देखे गए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में। वह कौन था? मतलब वहाँ था ना, ऐसे मंगोल शासक का नाम क्या था? तेमुचिन था और ख्वारिज्म का युवराज था, उसका नाम था मांगबरनी, उसी की खोज में यहाँ तक पहुँच गया था। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचीन हुआ करता था। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, बिल्कुल एक सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर मुल्तान पर आकर, यह गलत है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल वास्को डी गामा, बिल्कुल गलत है, कथन एक बिल्कुल सही है। अगला, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? वह किया था मलिक जानी को सूबेदार नियुक्त किया गया था बिहार का। उसके रजिया बेगम ने सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को जो सत्ता से हटाया था वह मंगोलों का, वह मुख्य रूप से रजिया बेगम की बात करते हैं, मंगोलों का उसमें हाथ था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बताइए। तो बलबन का पूरा नाम जो है ना, मुख्य रूप से सुल्तान बलबन का गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? बलबन ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। किस दिल्ली सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? वह मुख्य रूप से कौन था? तो बलबन था। जो शो के देख रहे हैं ना, सुधर जाइए, आधा घंटा 1 घंटा का आपको कंसंट्रेट होकर के इसको देखिए, एक बार देखिए, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, फिर दूसरे तीसरे बार करिए। इस तरीके से जो है ना, आप घटना चक्र को पढ़िएगा, पूरा पढ़ने में आपको 3-4 घंटा 5 घंटा लगेगा, फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। और अगर इसी जगह पर आप 3-4 बार देख लीजिएगा ना, 2 घंटा के अंदर में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप तय करना है आपको आपके लिए क्या अच्छा है। तो इसीलिए कहा जाता है पढ़ने का एक तरीका होता है देखना, एक देख के पढ़ा जाता है, एक होता है सुन के पढ़ा जाता है। सबसे बेस्ट तरीका था देख के और प्लस सुन के पढ़ना, और साथ साथ में बोलिए तो सोने पर सुहागा, जवाब भी देते चलिए। नीचे दिए गए वक्तव्य 1 या 2 का दूसरे के साथ मिलान करने के लिए बोल रहा है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कथन 1 क्या है? तो कथन 1 मुख्य रूप से आपका सही है, बिल्कुल है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता। कथन 2 भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार ये और आर दोनों सही है, समुचित व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। किसने? जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। वह प्रसिद्ध मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत को ईश्वर का ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? वह मुख्य रूप से बलवान था। बलवान आदमी ही ऐसा कर सकता है, निमोनिक से याद रखिए। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी नवरोज को आरंभ करवाया था? नवरोज त्यौहार बलबन ने अपने दरबार में मनवाना स्टार्ट किया था और हर वर्ष वह नवरोज मनवाता था। फारसी त्यौहार था यह एक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि उसने इक्तादारी व्यवस्था आरंभ किया था। देखा, इक्तादारी व्यवस्था जो है ना, वह इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चिलगानी समाप्त कर, वह इल्तुतमिश ने इक्ता स्टार्ट कराया था, याद रखिएगा। और तुर्कान-ए-चिलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से बलबन के कथन में संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो बलबन था। इस तरीके से मध्यकालीन भारत का भी दूसरा क्विज के माध्यम से करा दिया गया है। आप लगातार जुड़े रहिए। अगला देखते हैं आधुनिक भारत, अध्याय 3 और अध्याय 4 इसमें समाहित किया गया है और 17 दिन में आपका घटना चक्र कंप्लीट, 17 क्विज में कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए आप लगातार जुड़े, लगातार क्विज करते रहिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी में। और हम आपके लिए हर सप्ताह जो है बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज लाते हैं, जो कि उपलब्ध है प्लेलिस्ट में। आप प्रीवियस ईयर करा रहे हैं और उसको आप बनाइए। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर प्रश्न उससे लगभग मैच हो रहे हैं, या आप किसी का भी प्रीवियस ईयर सेट मारिए तो आपको वहाँ से आपको मैच करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, जो आपके एग्जाम में सफलता की गारंटी को सुनिश्चित करता है। इसीलिए
है, कोई नहीं बताता, इसलिए आप अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करें, घटना चक्र का अभ्यास करें, जिसमें विस्तृत हल भी हम आपको दे रहे हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे देखते हैं। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, कौन सा? दिल्ली है, काबुल है, मकराना है कि श्रीनगर है? रंजीत सिंह ने श्रीनगर को अपने अंदर में कर लिया। रंजीत सिंह का जन्म अगर कहा जाए 1780 में हुआ था, और यह किस मिसल से था? सुकरचिया मिसल से। याद रखिएगा, पूछा जाता है। सुकरचिया मिसल का मुखिया मान सिंह था। रंजीत सिंह के समय में दो मुख्य संधि हुई थी, एक याद रखिएगा अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि हुई थी कब? 1809 में रंजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य हुई थी। और रंजीत सिंह ने मुख्य रूप से याद रखिएगा 1818 में मुल्तान पर और 1819 में कश्मीर पर और 1834 में पेशावर को जीता था। रंजीत सिंह किस मिसल से? याद रखें, सुकरचिया मिसल। रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? रंजीत सिंह राज्य की राजधानी मुख्य रूप से लाहौर थी, याद रखें। अफगानिस्तान शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। इसका कहानी है, जमान शाह ने जब पंजाब पर आक्रमण किया था तो वह उसका तोप चिनाव नदी में गिर गया था। जैसे उसका, और रंजीत सिंह ने क्या किया, उस तोप को निकाल करके जमान शाह को भेज दिया, और जमान शाह ने मुख्य रूप से लाहौर पर अधिकार की अनुमति दे दी, और उसने लाहौर को राजधानी बना दिया रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना किया था? वह लाहौर में कराया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह सूजा से प्राप्त किया था। याद रखिएगा, शाह सूजा ने काबुल राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी थी। काबुल राज्य को प्राप्त करना चाहता था, और इसलिए उन्होंने अपने जो सबसे उसके पास जो कोहिनूर हीरा था वह रंजीत सिंह को वह गिफ्ट कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखें, इसलिए उसकी दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी? वह महाराजा रंजीत सिंह का यही कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? रंजीत सिंह के बाद उसका पुत्र खड़ग सिंह हुआ था। कब हुआ था? 1839 ईस्वी में हुआ था। किस सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा मुख्य रूप से दिलीप सिंह हुआ करता था, मतलब 1843 से 49 के बीच में। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दिलीप सिंह के विषय में पूछ रहा था। 23 अक्टूबर 1839 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन जो है पेरिस में हुआ था। यह कथन बिल्कुल सत्य है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? याद रखिएगा, दिलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? एलियट की, लॉरेंस की, सर हेनरी लॉरेंस की, जॉन लॉरेंस की, रॉबर्ट मोंटगोमरी। तो रॉबर्ट यहाँ पे जो है ना इसका हो जाएगा, क्या कहते हैं, हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस था। और एक था चार्ल्स ग्रेनविल था, याद रखिएगा, ग्रेनविल था। हेनरी लॉरेंस ये अध्यक्ष था और ये दोनों सदस्य था। इसमें ये और ये थोड़ा सा ये जो है कन्फ्यूजन वाला आंसर है। तो उसके प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते थे, उसमें हैदर अली विजय हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1767 से लेकर के 69 के बीच में। किसके किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज के बीच में अंग्रेज था, उसके साथ में निजाम था और मराठा था, जिसने उसका साथ दिया था। और मुख्य रूप से इसमें हैदर अली ही इसमें जीतता है। और मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि यह कहता है जिसका क्षेत्र अधिकृत किया गया था उसको छोड़ दिया जाए। निम्नलिखित में से 1555 में डिंडीगुल मैसूर पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने किया था? तो इसका होगा हैदर अली ने। हैदर अली ने 1742 में वेंकट राय, मतलब मैसूर की सेना और डिंडीगुल में विजय प्राप्त किया था। वेंकट राय जो था वह नेतृत्व किया था, और 1755 में हैदर अली ने उस पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा युद्ध में हराया था वह कौन था? वह मुख्यतः सर हेक्टर मुनरो था। कब? 1781 की बात है कि हैदर अली प्लस अंग्रेज जनरल कौन था? आयरकूट था, से युद्ध हुआ। आयरकूट ने पराजित किया, आयरकूट ने हैदर अली को पराजित किया, और जो है ना पोर्टो नोवा की संधि हुई थी उसी बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर की कोयम्बटूर में। तो इसका आंसर मुख्य रूप से आपका हो जाएगा कि श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनवाया था। तो अगला प्रश्न जो देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? वह शासक था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ही ऐसा किया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया गया था? 1780 में मुख्य रूप से याद रखें पोल्लीलूर में उसने हराया था। हैदर प्लस टीपू यानी मराठा प्लस निजाम में समझौता हुआ था, और फ्रांसीसी को अपने फेवर में इसने कर लिया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो अंग्रेजों में जो हुई थी ना, तो किसके साथ की थी? यह मुख्य रूप से श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या कहते हैं टीपू सुल्तान के साथ हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जिसमें अंग्रेज उसकी तरफ से कार्नवालिस लड़ा था, और टीपू पर जो है ना 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाता है, और जब तक नहीं दे देगा उसका 2 पुत्र अपने हिरासत में अंग्रेज ले लिया था। और अगला प्रश्न देखते हैं, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, युद्ध में मारे गए थे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, 4th आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया।
इसमें हो जाए कौन सुपर चतुर्थ आंग्ल मैसूरी और टीपू सुल्तान पराजित क्या, और जिसके मध्य टीपू सुल्तान जो है वह दिवंगत हो गया था। अब सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करने के लिए पूछ रहा है, तो इसका आप मिलान करिए। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 4/1765 में, और मंगलूर की संधि हुई थी 1784 में, और सलवाई की संधि 1782 में, और मद्रास की संधि आपका हो जाएगा कितना, तो मद्रास हो जाएगा 1769 की बात है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। समरू ने कहा, तो नैनीताल में अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व कृषि की पद्धति आरंभ की थी, कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, कि आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया था। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किया था। अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व कृषि नीति प्रारंभ किया था, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, कि आपका क्या कहते हैं पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर 3, केवल तीसरा नंबर ही सही है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4th में हुई थी, याद रखिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली गलत है। उसके बाद अब हम लोग जो है इसी में अध्याय 4 जो है उसका क्विज का हम लोग लगातार क्वेश्चन को जारी रखेंगे। निम्न कथनों पर भी रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, पहला कथन है। दूसरा कथन है कि विलियम बेटिंग ने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह जो है ना प्रथम गवर्नर जनरल थे, यह केवल 2 सही है, क्योंकि देखें वारन हेस्टिंग जो है ना, अगर 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें, तो वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग था। और लॉर्ड विलियम बेटिंग है ना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। और रॉबर्ट क्लाइव की जहाँ तक बात करें तो वह पहला गवर्नर था, ओनली गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग को माना जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, भारत के प्रथम गवर्नर यहाँ क्या आता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर, तो इसमें जो है ना विलियम बेटिंग आ जाएगा। इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इसमें भी है, विलियम बेटिंग ही आ जाएगा। लॉर्ड विलियम बेटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाएगा, याद रखिएगा। और वारन हेस्टिंग था बंगाल का, सॉरी ये बंगाल का था, तो भारत का तो भी कंफ्यूजन है, याद रखिए। भारत का लॉर्ड विलियम बेटिंग आ जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि और बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, यहीं से अंग्रेज सशक्त हो गया था भारत में। और क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था 1765 में, और इलाहाबाद की संधि हुई थी अगस्त 1765 में। तो क्लाइव जो भारत आया था ना, तो याद रखिए वो मई में आया था। कब हुआ था? मई में आया था। तो यह इस आधार पर आपका आंसर आप इसमें मिला लीजिए। वारन हेस्टिंग भारत का गवर्नर बना था। उपरोक्त घटनाओं में होने वाले कालक्रमों के अनुसार उपरोक्त है, थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रिंटिंग एरर हमको लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, उपरोक्त घटना के आधार पर पूछ रहा है ना, तो इसी घटना के आधार पर आप इसमें टिक लगा लीजिए। अगला, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है की बात है। जन प्रशासन की नींव वारन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने किया था। कौन सा सही नहीं? तो सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का प्रयास, लॉर्ड क्लाइव, बिल्कुल सही है। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। यह गड़बड़ लग रहा है। लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत यानी व्याप्ति का सिद्धांत का, ये सही, ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को ही माना जाता है। और 1757 में जो पलासी का युद्ध जो हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, वहीं से जो है सिराजुद्दौला हार जाता है, कि मिर्जाफर वगैरह सब उसके विरुद्ध जो षड्यंत्र करता है उस कारण से, और भारत में ब्रिटिश सत्ता प्रभुत्व स्थापित हो जाती है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह के द्वारा किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कोलकाता में एशियाटिक लॉर्ड वारन हेस्टिंग उस समय हुआ करता था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का बात करते हैं, यानी कि घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस की नीति जिसको कहा जाता है, तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने यह अपनाया था। यह जितने भी सारे पड़ोसी राज्य थे ना, उस राज्य में बीच में राज्य बना देता, बफर राज्य, जिस कारण से बीच का राज्य अगल बगल के राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहता था, जिस कारण से आपस में सुरक्षा बनी रहती थी। यह वारन हेस्टिंग ने इस प्रकार के नियम बनाए थे। रिंग ऑफ फ्रेंड्स की नीति किसने? वही सुरक्षा घेरे की नीति, वारन हेस्टिंग बीच में बफर स्टेट बनाता था और अपने में सारे सुरक्षा में लगे रहते थे, इस कारण से ऑटोमेटिक पूरे क्षेत्र का सुरक्षा हो जाता था। निम्नलिखित में से बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना किसने किया था? तो द्वैत शासन प्रणाली अगर कहा, लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने किया था? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की है तो आपका लॉर्ड वारन हेस्टिंग नहीं, सॉरी रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल की बात करें, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के समय में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? हुआ था लॉर्ड वारन हेस्टिंग में, लेकिन उसने इतना अच्छा काम कर रखा था ना इसमें, तो उसको वहाँ पे उसको दोष सिद्ध नहीं माना गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा किस पर चला था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग पर वारंट लग गया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? न्यायिक संगठन की स्थापना की अगर बात करें
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसने दीवानी और फौजदारी से न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था शुरुआत की थी और शुरू में वारन हेस्टिंग ने सुदृढ़ कॉर्नवालिस को बनाया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविद्धता सिविल सेवा कोड का जनक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया था? भारतीय लोक सेवा का गवर्नर कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि उस समय दारोगा को बनाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र मुख्य रूप से हम लोग कहते हैं तो गाजीपुर में स्थित है। और भारत में इस्तेमादारी मतलब अस्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता भारतीय लोक सेवा आयोग के जनक माने जाते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। उसका लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय हुआ था, क्योंकि दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि बाजीराव द्वितीय ने सिंधिया का साथ दिया था। इस प्रकार होलकर ने सिंधिया को हरा दिया, तो अब होलकर ने पर पुनः आक्रमण कर दिया बाजीराव द्वितीय ने संरक्षण लेने के लिए अंग्रेजों के पास चला गया। तो वही था, इसीलिए बाद में वेलेस्ली ने फिर सहायक संधि कर ली उसके साथ में, फिर उसको शरण दिया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि 1800 उसी को बसीन की संधि भी कहा जाता है। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया था? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में। वही कहानी जो अभी बताएं वही है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगला, सहायक संधि किसके शासनकाल में हुआ था? सहायक संधि मुख्य रूप से अगर हम सहायक संधि की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो वह था, इसमें आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद का निजाम था। इसका ऑप्शन ये जो है ना हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। पांचवा क्विज चल रहा है, देखिए उसमें प्रिंटिंग में क्विज 4 लिखा गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा पांचवा है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली एक सहायक संधि उसके द्वारा नीचे, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या हैदराबाद का निजाम है कि आपका मैसूर है, अवध है, सिंधिया है, तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन एक सही है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो सहायक संधि मुख्य रूप से लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों की सहायक संधि करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना, यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमिलित क्या है? बक्सर का युद्ध 1764 सहायक संधि यहाँ पे पूछ रहा है, तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो मुख्य रूप से सहायक संधि जो है 1863 ये सही सुमिलित नहीं है। सहायक संधि 1863 नहीं, सहायक संधि जो है 1798 में हुआ था। आरंभ में हैदराबाद में प्रथम हुआ था सहायक संधि के आधार पर। उसके बाद उस समय जब नेपोलियन की शक्ति सामने यूरोप में साम्राज्य में धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिए गए गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश फाटा का फहराए रखा था? तो भारत में ब्रिटिश फाटा का मुख्य रूप से लॉर्ड वेलेस्ली ने रखा था। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध मुख्य रूप से आंग्ल और नेपाल युद्ध की बात करते हैं तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1815 में हुई थी। जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ ना, यही होता है 1814 से लेकर के 1816 के बीच में। 1815 में सुगौली की संधि के द्वारा यह समाप्त होता है। निम्नलिखित कथनों पर हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही सुमिलित है? सही सुमिलित नहीं है। तो क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही सुमिलित नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ किसके समय होता है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय होता, कॉर्नवालिस नहीं। टॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास का गवर्नर बना था? सर टॉमस मुनरो की अगर बात करें तो 1820 से लेकर के 1827 के बीच के समय में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है टॉमस मुनरो को। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मैसूर राज्य का प्रशासन मुख्य रूप से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने मैसूर राज्य का प्रशासन ले लिया था। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहीं से लड़ा गया था। इसमें स्वयं सेना की बागडोर कॉर्नवालिस ने संभाली थी, जिसमें टीपू सुल्तान की हार होती है, जिसमें और टीपू सुल्तान को अंग्रेजों का जो संधि जो राज्य वापस करना पड़ता है, बहुत से विजित क्षेत्रों को वह ले लेता है। फिर ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? कैप्टन स्लीमैन। ठग व्यवस्था मुख्य रूप से जो होता था वह लोगों को के आधार पर, शिकार के आधार पर जो लोग फंस जाते थे उसको भगवान या देवी के सामने, जिसको मानते थे हिंदू मुस्लिम दोनों में प्रचलित था, उसके सामने बलि प्रथा एक तरह से थी, उसको बलि दे दिया जाता था, सर को चढ़ा दिया जाता था। इसका लोकल स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध किया था और साथ साथ में कैप्टन स्लीमैन के प्रयास से इसका दमन कर दिया गया था। ठगों, इसमें बहुत से ठगों को गिरफ्तार कर दिया। ठग एक प्रकार से कार्य होता था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। और अगर सती प्रथा की हम लोग बात करते हैं ना, इसकी प्रेरणा राजा राममोहन राय से मिली थी। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। कब? 1829 में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 1829 में समाप्त कर दिया था। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया? दासों के निर्यात पर रोक कब? 1789 में दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस नीति के तहत हुआ था? अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में कुशासन के कारण हुआ था। अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? बघात का हुआ था
याद रखा 1850 में बघात का हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? अवध का विलय मुख्य रूप से 1856 में अवध का विलय हुआ था। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार करने जिन्हें उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हुआ था सतारा, उसके बाद हुआ था क्या कहते हैं सतारा के बाद बघात, बघात के बाद आपका उदयपुर, उदयपुर के बाद दूसरा झांसी, मतलब सतारा, बघात, उदयपुर, झांसी, आपका ऑप्शन नंबर सी में डी है। उसके बाद यहाँ सही सुमिलित कौन है? सतारा जो है ना 1849 है कि पंजाब का 1848 है, अवध का विलय 1856 है कि झांसी का 1855 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवध विलय 1856। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया था। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? किस एक का शासन हटा दिया? अवध का शासन हटा दिया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार करें। राजसी राज्यों का विलय हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका पहले हुआ था सतारा, उसके बाद हुआ था संबलपुर, फिर झांसी, 3-2-1 ऑप्शन नंबर सी। उसका लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति सर्वप्रथम शिकार हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का सर्वप्रथम जो शिकार हुआ था वह सतारा 1848 में। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ये क्विज फॉर्मेट में भी है, आप भी इसका आंसर देते चलिए। लॉर्ड डलहौजी। उसके अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ था? सिंध विजय अंग्रेजों द्वारा अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉर्ड एलन बरो के समय में संपन्न हुआ था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था? सिंध पर मुख्य रूप से ब्रिटिश ने जो कब्जा किया था वो 1843 पर सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। सिक्किम का भारत में विलय जो हुआ ना किसने किया था? सिक्किम का भारत में विलय मुख्य रूप से लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था? जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था तो उस समय रेजिडेंट कौन हुआ करता था? तो जेम्स आउटरम था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के सामने बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। कब? 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? बंबई और थाने के बीच में। कब? 1853 किसके समय? लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू की थी? 1853 में स्थापित किया था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम यहाँ देखते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला उसका नाम, या ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन या क्या कहते हैं इसका ईस्टर्न रेलवे था, याद रखिएगा ईस्टर्न रेलवे हुआ करता था। उसके रेल यात्रा पर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, याद है कब? 1853 में बंबई से थाने के बीच में, बंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच में चलाया गया था 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम जो विस्तार किया गया था वह विस्तार किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में किया गया था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो मुख्य रूप से लॉर्ड डलहौजी उसको स्वरूप दिया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो इसका आंसर जो मुख्य लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भी जवाब देते चलिए। याद रखिए कि जितना अधिक से अधिक अभ्यास करिएगा कन्फ्यूजन दूर रहेगा और सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। आप इधर उधर भटकने से बढ़िया है ग्रुप डिस्कशन करिए। आप क्विज फॉर्मेट में देखिए, आपके पास इतने सारे विकल्प हैं, वहाँ कम से कम प्लेलिस्ट में बहुत सारा क्विज दिया गया। इस तरह तैयार करिए, आपका घटना चक्र देखते देखते 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, तैयार हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो यह मुख्य रूप से किस जगह की बात करता है? यह इलाहाबाद में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित कब कर दिया गया था? तो पुनः स्थापित 1858 में साम्राज्ञी के घोषणा पत्र दिया था और इसी घोषणा पत्र में राजाओं को यह अधिकार दे दिया गया था। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी कब? 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था, 1858 में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो दास प्रथा को एलन बारो को भी अब बुराने उठे में दास प्रथा समाप्त कर दिया। लॉर्ड कार्नवालिस सही सुमिलित है। लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त यहाँ पूछ रहा है, सही सुमिलित है। लॉर्ड कार्नवालिस का करेक्ट है ऑप्शन 1 अस्थायी बंदोबस्त। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? लॉर्ड कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि सही है। लॉर्ड डलहौजी व्याप्तिगत का सिद्धांत की लॉर्ड कैनिंग जो है ना निष्क्रिय उच्चतम निष्कर्ता है, ये सही नहीं है और सारे सही है। अस्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से लॉर्ड कार्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। निम्नलिखित में से सही सुमिलित लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त की लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि की लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो इसमें जो मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय एवं अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध यह था 1818 में। तो यह सही सुमिलित नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग मुख्य तृतीय मराठा युद्ध 1818 में। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था? मुख्य रूप से 1818 में, इसी समय पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना को देशी रियासतों के साथ 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ था। कौन था? तो चार्ल्स मेटकॉफ साहब हुए थे। उसके बाद निम्न में से कौन सही सुमिलित है? लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, सर जॉन सॉर आंग्ल नेपाल युद्ध की लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा, इसमें सर जॉन सॉर हो जाएगा आंग्ल नेपाल युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? लॉर्ड एलन बरो अवध का विलीकरण, लॉर्ड डलहौजी
सिंध का विलीनीकरण की लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सर जॉन शॉर्ट तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं वाले पे अलर्ट हो जाइएगा। इसका जो आंसर है लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, यह है कि लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बिल्कुल सही है। विलियम बेटिंग 1833 चार्टर एक्ट कि लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में, बल्कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था, याद रखिएगा। लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध अगर पूछेगा तो द्वितीय हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? लॉर्ड विलियम बेटिंग की, लॉर्ड कैनिंग की, लॉर्ड मेयो की, लॉर्ड लॉरेंस। इस तरह के प्रश्न को लगातार अभ्यास करिए तभी आपके मन मस्तिष्क में याद रखेगा। लॉर्ड लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी किसके समय में? तो प्रथम जनगणना जो हुए थे ना, तो लॉर्ड रिपन के समय प्रथम जनगणना हुई थी, तो ये आ जाएगा आपका लॉर्ड मेयो के काल में। और लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में नियमित जनगणना हुई थी, उस समय से रेगुलर जनगणना स्टार्ट हो गया था। लॉर्ड मेयो से स्टार्ट हुआ था। वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनगणना कराई थी? वह था आपका क्या कहते हैं, वह था आपका लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, लॉर्ड मेयो था। उसके बाद अगला प्रश्न, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा क्या, किसकी किया गया था? इसका हो जाएगा लॉर्ड मेयो का। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में किया गया था? किस कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो का ही कराया गया था। उसके बाद अफगानिस्तान के प्रति एक जोशमरी मतलब फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से लॉर्ड लिटन के द्वारा। उसके बाद कौन सा भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था? सबसे दीर्घ काल तक वायसराय लॉर्ड कर्जन था। सबसे दीर्घ काल तक का वायसराय अगर पूछा जाता है लॉर्ड कर्जन प्रश्न के हिसाब से, अगर कहा जाए ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऐसे है तो लॉर्ड लिनलिथी था, याद रखिएगा। 8 वर्ष तक रहा था और यह मुख्य रूप से 7 वर्ष तक ये रहा था, 7 वर्ष तक रहा था। लॉर्ड लिनलिथी को याद रखिएगा सबसे अधिक रहा था। भारत में स्थायी स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। भारत में स्थायी स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? अस्थायी स्वायत्त शासन लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल यूरोप लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, बिल्कुल सही है। अगला है कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन की आवश्यकता नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया था? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्य रूप से लॉर्ड रिपन के द्वारा लगाया गया था। यह कब लगा था? 1881 में, जिसमें 74 से जिसमें कि एक तरह से 7 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने की अनुमति पर रोक लगा दिया गया था। निम्न कथनों पर फैक्ट्री अधिनियम 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों के मजदूरी संघ बनाने के लिए इससे संबंधित है। कथन 1 तो सही है। MG लोखंडे ब्रिटिश मजदूर थे जिन्होंने आंदोलन को संगठित करने में, यह कथन 2 है, केवल 1 हो जाएगा सही। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वायत्त शासन लॉर्ड लिटन नहीं होगा, यहाँ पे लॉर्ड रिपन, यही पहला है, यहाँ रिपन हो जाएगा। अगला देखते हैं सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कर। रॉबर्ट क्लाइव प्रेस पर प्रतिबद्धता, और उसका ऑप्शन पहला का हो जाएगा C। उसके बाद इसमें विलियम बेटिंग का हो जाएगा D। चार्ल्स मेटकॉफ का हो जाएगा A। लॉर्ड कर्जन होगा बंगाल विभाजन। उसका सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करिए। लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा व्याप्तगत का सिद्धांत D। लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा आपका, लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा सती प्रथा A। लॉर्ड रिपन हो जाएगा स्वायत्त शासन। उसके बाद लॉर्ड कर्जन हो जाएगा बंगाल विभाजन। निम्नलिखित घटना सुमिलित करने के लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, इसमें सही सुमिलित कौन सा है? इसमें जो है लॉर्ड एलनबरो सिंध का विजय 1843 में सिंध विजय किया था, 1843 में, याद रखिएगा। अगला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? और यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में के काल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी किसके समय में? मुख्य रूप से यह हुई थी आपका लॉर्ड कर्जन के समय, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन, यहाँ पे हो जाएगा विभाग की स्थापना। तो विभाग की स्थापना जो है ना, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यहाँ पे ना 1871 में हुआ था, हालांकि 1871 लॉर्ड मेयो के समय में। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है, मेयो के समय में। प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक, तो ये हुआ था मुख्य रूप से लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। अगला, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने किया था। उसके बाद एम्पीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करें, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन होगा, लॉर्ड हार्डिंग होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऊपर सही कालानुक्रम जो हो जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा सबसे 1 2 3 4 एकदम 4 उपकल क्रम से 1 2 3 4 एकदम सही है। उसके बाद असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उसके लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। कथन 1 तो गलत है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत, कथन 2, केवल 2 सही है। अगला देखते हैं, नहीं कथन 1 और 2 दोनों सही है जी। ये लिया था लॉर्ड कर्जन ने लिया था, लॉर्ड स्थानीय स्वशासन का जनक इसलिए कहा जाता है। 1 और 2 दोनों सही है। फूट डालो और राज्य करो की नीति किसके द्वारा लागू किया था? लॉर्ड कर्जन ने भी लागू किया था और लॉर्ड डलहौजी ने भी लागू किया था। तो ये लॉर्ड कर्जन ने और लॉर्ड फूट डालो राज करो, लॉर्ड
ये और ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ये लॉर्ड कर्जन, इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। ये और हमको लगता है मिंटो द्वितीय भी था। उसके बाद अगला हम देखते हैं, मुझे विश्वास है अंग्रेज अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते ही उससे शांति निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन मुख्य रूप से लॉर्ड कर्जन का है। अगला देखते हैं, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उसे कांग्रेस से विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था। किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय की बात करें तो लॉर्ड रीडिंग था। सुमिलित करें पिट्स इंडिया एक्ट, वारन डॉक्ट्रिन ऑफ पिट्स इंडिया, यहाँ पे जो है ना वारनाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के समय में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं की बात करता है तो वारनाक्यूलर प्रेस एक्ट मतलब मुंह बंद करने वाला लॉर्ड कर्जन के समय बल्कि लॉर्ड रिपन के समय लागू किया गया था। अगला प्रश्न जो हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। सही जोड़े चूक का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेलेप्स और बंगाल का विभाजन, उसमें जो है ना आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेलेप्स यहाँ पे जो है मुख्य रूप यहाँ जो है ना बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। उसके बाद बंगाल विभाजन तो आ जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में। उसके बाद बंगाल विभाजन, उसके बाद ये है ना द्वैत शासन की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था द्वैत शासन। उसके बाद क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लेलेप्स लॉर्ड डलहौजी के समय में, डलहौजी के समय में। और लास्ट में जो बच गया बेटिंग के समय में समाज सुधार हुआ था, बेटिंग के समय में। उसके बाद अगला फिर सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। इधर सूची थोड़ा सा है, थोड़ा सा इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है तो चलिए इसको बाद में देखेंगे। इस तरह के प्रश्न फिर आएंगे तो देख लेंगे। फिर सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान है। संभलपुर 1848, सतारा 1849, अवध 1854 की झांसी। तो इसमें जो है ना 1817 हुआ था 1848, ठीक है। और सतारा अवधपुर जयपुर 1854, उसका 1849 में। और अवध हुआ था कब? अवध जो है ना 1856 में। झांसी हुआ था कब? 1854 में। झांसी कब हुआ था जी? झांसी अवध हुआ था 1856, झांसी हुआ था 1854 में। अगला निम्नलिखित कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए जो बोल रहा है तो इसमें 1 नंबर सिक्किम का विलय हुआ था, फिर हुआ था पंजाब का विलय हुआ था, फिर हुआ था सिक्किम हो गया, पंजाब हो गया, फिर झांसी हो गया था, फिर 4 हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से व्यवस्थित होगा। निम्न वायसराय के कार्यक्रम के अनुसार राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। ये था राय बहादुर, ऑप्शन नंबर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे रहा है। तो इस तरीके से इस मतलब क्विज 5 को कंप्लीट कराया गया है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम और हमारी टीम आपके लिए लगातार अच्छा कंटेंट लाते रहे। याद रखिए परीक्षा में अधिक से अधिक अभ्यास, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नज़र से गो थ्रू होगा ना उतनी परीक्षा में सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में, अगले क्विज सीरीज में। धन्यवाद।